जेईई मेंस 2025 के इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमसे 3 बातें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात तो ये, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो बेसिकली जेईई एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन उस पर जेईई एडवांस ने ही पूछे हैं। तो पहले तो मैं तुमसे डिस्कस करूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसको अगर हम इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये देखेंगे। और थर्ड, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए था वो भी मैं तुमसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस का है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है रोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से अगर देखें तो मान लो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं Z1 Z2 को ज्योमेट्री में शो करता हूँ तो इस तरह से, अगर ये Z1 है, ये यहाँ पर ओरिजिन है, और यहाँ कहीं मान लो इस तरह से Z2 है, तो एक चीज़ हमें दिख रही है, Z1 Z2 के बीच का एंगल हमें दिख रहा है। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर किया जाए, और अगर ये थीटा एंगल है, तो हम Z1 Z2 के रिलेशन को बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। तो रिलेशन यह रहता है कि Z2 अपॉन Z1। ध्यान ये रखना है कि हम थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं Z1 से Z2 की तरफ। Z1 से Z2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो Z2 बाय Z1 रहेगा मॉड Z2 अपॉन Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कभी हम डिटेल में भी बात करेंगे जब हम जेईई एडवांस के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जब हम Z1 Z2 ये दो पॉइंट मिलाए मैंने ओरिजिन से, और Z1 से Z2 की तरफ एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो Z2 बाय Z1 मॉड Z2 बाय Z1 ई टू द पावर आयोटा थीटा रहने वाला है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर Z2 है, इधर Z1, और ये जो पॉइंट है ये Z3 है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा Z2 माइनस Z3, मतलब Z3 से Z1 की Z3 से Z2 की तरफ अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 ई टू द पावर, ये जो एंगल है मान लो ये अल्फा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ई टू द पावर आयोटा अल्फा। तो इस कॉन्सेप्ट को रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे एक बार। तो अभी के लिए जो क्वेश्चन में यूज़ होना है वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व करना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस पाई बाय 6। तो एक बात तो हमें दिख रही है कि Z1 हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Z1 मेंशन किया और ये ओरिजिन है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस पाई बाय 6 है। इसका मतलब पाई बाय 6 एंगल मैंने यहाँ पर बनाया इस तरह से, और यहाँ पे कौन है, Z2। तो हमें इसको ओरिजिन बोला है, Z1 पॉइंट है A का कोऑर्डिनेट और Z2 है B का कोऑर्डिनेट। तो ये हमें एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ट्राइंगल OAB। अब इस ट्राइंगल OAB के बारे में दो बातें मिलनी करी हुई है कि पहला तो स्केलिंग है या ऑब्ट्यूज है, दूसरा एरिया इस ट्राइंगल का क्या है। तो हमारे पास में Z1 अगर पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो हम OZ1 या फिर OA की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मॉड Z2 और Z1 का रेशो दिख रहा है, और आर्ग्यूमेंट Z2 इज आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस पाई बाय 6 दिख रहा है। तो मैं ये चीज़ बहुत आराम से यूज़ कर सकता हूँ, Z2 बाय Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 बाय Z1 ई टू द पावर आयोटा। एंगल कितना है इनके बीच में, पाई बाय 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा पाई बाय 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Z2 इज Z1, और मॉड Z2 बाय मॉड Z1 हमें दिख रहा है 1/√3, तो ये आ जाएगा इंटू 1/√3, और ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 6 बन जाएगा √3/2 प्लस आयोटा बाय 2।
Z1 हमें पता है, यहाँ से हमारे पास में Z2 आ जाएगा और Z2 को सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन की बात करें तो दिक्कत ये है कि Z2 निकल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम साइड्स की लेंथ निकालने लगे, OZ1 हमें पता है, OZ2 हम निकालेंगे और उसके बाद में Z2 माइनस Z1 से हमें तीसरी साइड निकालनी है, जो कि मैं Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस से निकाल सकता हूँ। तो ये तो तरीका है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके, ठीक है। इस मेथड को हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का कॉन्सेप्ट, इसका यूज़ करके। तो अभी मैंने दो बातें डिस्कस करी। पहला तो रोटेशन का ये कॉन्सेप्ट जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेईई एडवांस्ड के अंदर। उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन में Z2 फाइंड कर सकते हैं और जैसे ही Z2 फाइंड हो जाएगा तो बेसिकली हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स, मतलब तीनों वर्टेक्स हमें पता चल जाएंगे, O, Z1 और Z2। तो ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है, इसमें हमें O मेंशन कर रखा है, A है Z1। तो यहाँ से जल्दी से अगर मैं Z1 का मैग्नीट्यूड पता कर लूँ यहाँ से, तो मॉड Z1 अगर हम पता करें तो मॉड Z1 आ जाएगा √3 + 8, मतलब मॉड Z1 आ गया √11। तो ये जो लेंथ है ट्राइंगल की वो आ गई √11। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे दे रखा है √3 मॉड Z2 इज मॉड Z1। तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ, इसको तो हटा ही देते हैं, मॉड Z2 कितना आ जाएगा, मॉड Z1 बाय √3। तो ये मुझे मिल जाएगा √11 बाय √3। तो ट्राइंगल की ये जो OB साइड लेंथ है वो भी हमें दिख रही है √11 अपॉन √3। अच्छा, और साथ में हमें एंगल दे रखा है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 + π/6। इसका मतलब OA एंड OB के बीच का एंगल कितना है, π/6 है। इसको देख के अगर तुम कोसाइन रूल याद कर पाओ, मतलब दो साइड्स की लेंथ दिख रही है ट्राइंगल में, उनके बीच का एंगल दिख रहा है। अगर तुम इस बहस में पढ़ो कि ये सिलेबस में है या नहीं है, पर मेरा सजेशन ये है कि साइन रूल कोसाइन रूल हमें हर हाल में पता ही होना चाहिए। तो दो साइड्स दिख रही है ट्राइंगल की, उनके बीच का एंगल दिख रहा है, तो मैं अगर कोसाइन रूल लगाऊं और इस लेंथ को एक बार के लिए x बोल देता हूं तो कोसाइन रूल बहुत आराम से लग जाएगा। मैं लिख लूँगा cos π/6 इज इक्वल टू 11 + 11/3 माइनस x² अपॉन 2 इंटू √11/√3 इंटू √11। और ये जो cos π/6 है ये बेसिकली √3/2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये मेरे पास में आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11 + 11/3 माइनस x²। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज √11/3। इसका मतलब ट्राइंगल की जो थर्ड साइड थी वो हमने पता कर ली, x कितनी आई, √11/3। और जैसे ही ये √11/3 आ जाएगी, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हमें क्लियरली दिख रहा है। और आइसोसेलेस है, ये एंगल हमें दिख रहा है π/6, ये साइड √11/3, ये साइड √11/3। तो दोनों के ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल अगर π/6 ऑलरेडी हमें पता है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, π/6 ही रहेगा। ये भी कितना आ गया, π/6। तो इसका मतलब एंगल भी आ जाएगा 2π/3। तो इसका मतलब हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। तो वैसे तो हमने इसका आंसर निकाल ही लिया है, लेकिन अगर मान लो ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली हमें ऑप्शन 1 और 3 भी चेक करना होता, एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया के लिए तो और आसान है क्वेश्चन कि अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूँ ट्राइंगल OAB के लिए, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू OA इंटू OB इंटू इनके बीच का एंगल साइन π/6। तो ये आ जाएगा 1/2, OA है √11, OB है √11/√3, साइन π/6 है 1/2। ये बन रहा है 11/4
4√3। 11/4√3 किसी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब एरिया 11/4√3 है, तो आंसर सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन को जो हमने सीखा इस क्वेश्चन के थ्रू वो समराइज कर देते हैं कि क्वेश्चन को देखकर हमें रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ध्यान में आ सकता है, जिसका हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। पर अभी तक जो भी मैंने देखा है, जेईई मेंस ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो इस क्वेश्चन में ये देख के हम रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सोच सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया। लेकिन उसको सॉल्व करने से Z2 सॉल्व करने के बाद में, Z2 फाइंड करने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे लेंदी रहने वाली है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन, हमने बहुत बेसिक यूज किया कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल से ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको तुम अपने रिवीजन के अंदर जरूर ऐड करो।